कुछ भी बच्चे पूछ सकते हैं, जैसे मामा चम्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, पिताजी रेड लाइट एरिया माने क्या होता है, दादाजी कॉन्डोम क्या है, दादी जी ये ओसी पिल्स रहती है इसका मतलब क्या है, या टीवी के ऊपर वो ऐड दिखा रहे हैं सैनिटरी पैड्स का माने क्या रहता है। ऐसे कुछ भी सवाल उनका पूछने का हक है बच्चों को, और अगर हमने उनको जानकारी सही तरह से सही टाइम पर अच्छे इरादे से और चॉइस ऑफ वर्ड्स लेके नहीं दी तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए देना बहुत ही जरूरी है। इंस्पिरेशन चौपाल का ये दूसरा एपिसोड है डॉक्टर प्रसन्न गदरे इनके साथ। इंस्पिरेशन चौपाल ये एक ऐसा हिंदी पॉडकास्ट है जहाँ पे हम हर बार किसी इंस्पायरिंग और सक्सेसफुल पर्सनालिटी से बातें करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बहुत ही कम जगह पे खुले दिल से और साइंटिफिकली बातें होती है। वैसे देखा जाए तो सेक्स ये इंसानों के लिए, किसी भी प्रजाति के लिए बेसिक नीड ही है, क्योंकि बिना सेक्स के प्रजनन नहीं हो सकता और प्रजनन के बिना कोई भी प्रजाति इस पृथ्वी तल पे टिक नहीं सकती। फिर भी आज इंसान की लाइफ में सेक्स ये प्रजनन का या रिप्रोडक्शन का टूल ना रहते हुए इसके काफ़ी सारे आयाम बन चुके हैं। क्या है ये आयाम, क्या महत्व है हेल्दी सेक्स लाइफ का एक इंसान की ज़िंदगी में? क्यों आज तक हमेशा सेक्स ये एक पुरुष केंद्रित विषय ही रहा है, चाहे वो उसके प्लेजर की बात हो या पेन्स की, ये दोनों ये एक पुरुष केंद्रित बातें ही रही। तो फिर औरतों और LGBTQAI लोगों का क्या, उनके प्लेजर्स और उनके पेन का क्या? क्यों रेप्स होते हैं? क्या कारण है कि किसी की हवस इतनी बढ़ जाती है? इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है एक साइंटिफिक सेक्स एजुकेशन, जिसकी शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। लेकिन क्या माँ बाप अपने बच्चों से सेक्स के बारे में खुले दिल से बात कर सकते हैं? अगर नहीं तो किस तरह से करनी चाहिए? इन सारी बातों पे आज बातचीत की है डॉक्टर प्रसन्न गदरे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस इंस्पिरेशन चौपाल पे। धन्यवाद। डॉक्टर, बहुत से लोग बहुत से अलग अलग करियर चूज करते हैं। आपने सेक्सोलॉजिस्ट बनने का ये करियर ये सिलेक्ट करने का फैसला कब किया और क्यों किया? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे लोग सोचते हैं कि हम करियर चुनते हैं, उसका चुनाव करते हैं, लेकिन अक्सर कई बार ऐसा भी होता है, या शायद काफी बार भी होता होगा, कि करियर या प्रोफेशन या जो पेशा है वो हमें सिलेक्ट करता है। क्योंकि हर एक पेशा जो रहता है, ऑक्यूपेशन, उसको कुछ जिसे गुण विशेष कहते हैं ना हम, एक पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के, वो उसकी जरूरत रहती है, उसका बहुत अहमियत रहती है। तो शायद वो हुआ होगा मेरे बारे में। तो ये उसकी सफर ऐसी रही कि पहली बात यह है कि मेरी फैमिली जो है वो बहुत ही ओपन और लिबरल है। माने 1970 80 या उससे भी पहले मेरे माताजी पिताजी बहुत ही मॉडर्न ख्याल के थे, बहुत ही हमारे घर में फ्री एटमॉस्फेयर रहता था, और उनका सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा है दोनों का, जिसे हम स्व मूल्य विवेक कहते हैं। और शायद वो जेनेटिकली मुझ में आया होगा, क्योंकि सेक्सोलॉजी में किसी भी पेशेंट से बात करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद का सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा रहना चाहिए, हेल्दी सेल्फ एस्टीम जिसे। तो शायद वहीं से शुरुआत हो गई। तो ये एक बात। फिर मुझे याद है कि जब मैं दूसरी कक्षा में था तो मैं घर पे आया था, और एक लड़की थी मेरे स्कूल में, नागपुर की वो स्कूल थी, और माउंट कार्मेल स्कूल तक वो कोएड थी। तो नागपुर के अगर लोग सुन रहे होंगे तो बिल्कुल वो चमक उठेंगे, अरे ये बंदा हमारे ही शहर से है। तो वो एक अच्छी लड़की थी, और वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो मैंने घर पे आके मेरे माँ जी को कहा, तो ऐसी ऐसी लड़की है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। तो मेरे माँ जी ने पूछा, माता जी ने, कि क्यों? अच्छा लग रही है तो ठीक है, तो मगर क्यों लग रही है? व्हाई यू आर लाइकिंग हर? तो मैंने उससे उत्तर में कहा कि बिकॉज ऑफ हर फ्रेशनेस, स्वीटनेस एंड चार्म।
ओके। वाह। तो जब तभी मैं दूसरी छोटा कक्षा था, में। दूसरी कक्षा में नन्ना मुन्ना बच्चा, तो तभी मैंने ये दिया था। ऐसा मेरी माँ मुझे कहती है। ये कुछ माने वो लड़की अच्छी लगती थी, और उसके बारे में मैंने उससे ये बातचीत की मेरे माँ से। ये मेरे को हम्म। याद है, लेकिन शब्द कुछ याद नहीं, लेकिन दैट इज व्हाट शी टेल्स मी। दूसरी बात ये हुई कि हमारे ही एक जो नेबर्स थे, वहां पे एक बिग ब्रदर था। माने एक अच्छा। आठवीं आठवीं कक्षा में जो है, उसे हम बिग ब्रदर कहते हैं। मेरा भाई नहीं, लेकिन बराबर, मित्र हाँ। दोस्त कह सकते हैं। और मुझे याद है उसने मेरे को तभी, हाँ, दैट वाज हम्म। समवेयर अराउंड 1976 आई थिंक, कि सभी ही ये जो पूरे गुप्त भागों से लेकर हाँ सेक्स हाँ। के लिए जो समाज में एक स्लैंग्स जिसे कहते हैं ना हम, राइट। ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, बोली भाषा जिसे कहते हैं, तो वो मेरे को हम्म। उसने वो वोकैबुलरी परिभाषा वो बोली थी। अच्छा। और तो हाँ, वो भी किधर तभी शायद मन में बैठ गया। फिर चौथी कक्षा में मैं जब आया, तब मैं फिलहाल नागपुर से पूना आ गया। पूना आने के बाद मेरे को याद है, मेरे पिताजी ने मेरे को एक ऐसी छोटी किताब दी थी जिसका नाम था योर बॉडी, माने ओके। आपकी खुद का शरीर और उसकी रचना। तो वो जो किताब थी ना, उसके लास्ट पन्ने के ऊपर ऐसे एक न्यूड जिसे कहते हैं, एनाटॉमिकली ऑफ कोर्स, हम्म। उसका चित्र था। एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा और एक छोटी सी लड़की। और उन्होंने वो ओके। सब एनाटॉमिकली डायग्राम्स ऊपर से नीचे तक, इंक्लूडिंग गुप्त भाग माने जेनेटल्स, वो सब लेबल किए थे। हम्म। तो शायद ये संदेश मेरे पिताजी और माताजी मुझे देना चाहते थे कि इस हम्म। बारे में अगर कोई आपको बातचीत करनी हो मेरे को, तो आप खुलेआम हमसे बातचीत कर पूछ सकते हैं। सकते हो। ऑल द हम्म। कम्युनिकेशन चैनल्स आर ओपन। सो दैट वाज द मैसेज। ये मैसेज शायद मेरे को तभी मिला। और हम्म। वो बात थोड़ी सी अलग रही, लेकिन वो जो किताब थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि हमारे शरीर की हम्म। जो 8-9 प्रकार की जो सिस्टम्स रहती है, तो हम्म। श्वसन संस्था रहती है, खाने की रहती हम्म। है, ये मस्तिष्क रहता है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उसके बारे में लिखा था। तो वो किताब मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। मैंने 10 ओके। या 15 बार उसे पढ़ी, और अच्छा। तभी मेरे मन में एक डॉक्टर बनने का ख्याल सबसे पहले तभी अच्छा। तब आया। और ओके। बेजान दारू वाला का जो लॉर्ड गणेशा है, उसने शायद तथास्तु कहा मुझे, और मैं डॉक्टर बन हाँ। गया। और हम्म। कहानी शुरू हो गई। फिलहाल पहले तो ऐसे कोई भी मन में विचार नहीं रहता ना कि मेरे को सेक्सोलॉजिस्ट होना ही है, पहले तो डॉक्टर होना ही था। फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद में क्या हो गया, ये सब जो मेरी जर्नी है ना, तो उसमें हम्म। और उसके बाद में जब मैंने सेक्सोलॉजी का करियर शुरू किया, तो फॉर्चुनेटली हम्म। मेरे को मेरे ही फैमिली से किसी भी हम्म। प्रकार की, माने जिसे ऑपोजिशन कहते हैं, ऐसा कोई विरोध नहीं आया। हम्म। अ, अच्छा। उसमें भी मैं लकी हूँ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ रुकावट नहीं आई। रादर इट वाज टेकन वेल, ओके, फ्रॉम ओके। माय पेरेंट्स साइड। हम्म। लेकिन मैं ये सभी मेरे दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर खुद हम्म। हम कॉन्फिडेंट है इसके बारे में, हम्म। अगर हमारा देखने का तजुर्बा जो है वो बहुत ही अच्छा है, और हम्म। उसके इस विषय की तरफ देखने की जो एक एटीट्यूड है, वो अगर हम्म। हेल्दी है, अच्छी है, और इफ यू आर कन्विंस्ड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, तो मेरे को हम्म। ऐसा लगता है शायद कि कोई आपको रुका नहीं सकता। और रोक नहीं सकता। हम्म। हाँ, और फिर हमारा जर्नी अच्छी तरह से आगे हो सकता है। तो यस। ये सब बात है कि जैसे मैं धीरे धीरे इस तरफ, हम्म। सेक्सोलॉजी की तरफ आ गया। ओके। सो सर, आपने अभी जैसे बताया कि एमबीबीएस तो हो गया, और उसके बाद सेक्सोलॉजिस्ट बनने का आपका जो सफर है वो शुरू हो गया। बट वो कुछ क्या पॉइंट था जहां पे आपने इस तरफ जाने की का डिसीजन लिया? क्यों आप सेक्सोलॉजिस्ट बनना चाहते थे? हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहली बात यह है कि
आई वॉज ऑलवेज कंफर्टेबल विथ माई ओन सेक्सुअलिटी, जो Okay. जैसा मैं हूँ। और मैं बहुत ही पहले से ही, बचपन से, महिला हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, उनसे बातचीत में बहुत कंफर्टेबली कर सकता था। इसलिए मेरे Okay. को तभी से, माने लड़कियां और लड़के बहुत, दोनों भी फ्रेंड्स थे, और मेरा उनके साथ अच्छी तरह से रिलेशन या कांटेक्ट रहता था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एज अ सेक्सोलॉजिस्ट यू हैव टू डील विद बोथ। फिर मेरे Right. को ये भी याद है कि जो थर्ड जेंडर के लोग रहते थे, उनसे भी मैं कुछ अच्छी तरह से कंफर्टेबली डील कर सकता था। ये भी बहुत इसमें जरूरी है। अच्छा. फिर बात ऐसी हो गई कि आई सिलेक्टेड द ब्रांच, पहले जो है एमबीबीएस के बाद, जो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है, तो उसमें स्किन वीडी, माने त्वचा जिसे कहते हैं, चमड़ी। तो मैं चमड़ी का डॉक्टर हूँ, चर्म का डॉक्टर। और उसके साथ जो गुप्त रोग रहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, हाँ, तो फिर उसमें से क्या होता है, स्किन में से कॉस्मेटोलॉजी का एक सब ब्रांच हो जाती है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज माने जो गुप्त रोग है, उससे ये सेक्सुअल मेडिसिन, ये अगला उसका ऑफशूट है। तो वहां से वो शुरू हो गया। और बात ऐसी है कि ये जो एडिशनली, इन एडिशन टू ऑल दिस थिंग्स, कि जो जिसे हम गूढ़ शास्त्र कहते हैं, माने मिस्टिक साइंसेस जो रहते हैं, चाहे फिर वो कुछ भी हो, माने वो चाहे प्लैंचेट हो, या एस्ट्रोलॉजी हो, या एस्ट्रोनॉमी हो, माने जो भी जिंदगी में या हमारे आजू बाजू की दुनिया में जो छुपे हुए चीजें हैं, उसका खोज करने में मेरे को बहुत दिलचस्पी है। तो सेक्सुअलिटी में कैसा रहता है, ये सब छुपी छुपी बातें ही रहती है। तो ये क्या है? तो ये उसकी जानकारी लेने में मेरे को बहुत ही दिलचस्पी थी। अच्छा। और फिर हुआ ऐसे कि जो हमारी जब मेरे को मिला वो डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी की ब्रांच, एंड जो हमारी ओपीडी रहती थी ससून में, तो 150-250 पेशेंट्स तब रहते थे, 3-4-5-6 घंटे ओपीडी चलती रहती थी। और उसमें गुप्त लोगों की जो ओपीडी रहती है, वो 50 या 60 लोगों की रहती थी। तो मेरा पहला ही दिन गुप्त रोग के ओपीडी का ससून में, पहला ही दिन, और शायद पहला ही पेशेंट था जिसको मैंने देखा। और उसने मेरे को कहा, उसकी सब जांच बीज कर ली, उसको मैंने लिख के दिया, थोड़ी सी वार्तालाप हो गई उससे। और ये होने के बाद फिर वो मेरे को, उसने कहा कि डॉक्टर, मेरे को कुछ आपसे कुछ पर्सनल कुछ बातें करनी है। तो मैंने कहा, भाई ठीक है, बातचीत करेंगे, लेकिन ये पहली ओपीडी खत्म हो जाने दो, और क्योंकि इतने पेशेंट्स हैं आप, तो इसके वास्ते। तो फिर वो चले, बाकी की ओपीडी हो गई। फिर ये बंदा रुका था, ये सामने आ गया। तो मैंने बोला, हाँ बोलिए, अब क्या कहना है आपसे, आपको क्या कहना है मुझसे? तो उसने एक कहानी मेरे को, कहानी माने उसके जिंदगी की हकीकत बोली। उसने शुरू किया कि मैं अभी 1994 की बात है, तो मैं तभी वो शायद 27 या 28 साल का उम्र का था। और उसने मेरे को यह कहा, माने जो कहानी उसने मेरे को सुनाई, तो उसी में ये जो बीज है मेरे सेक्सोलॉजिस्ट होने का, तो वो पहला पेशेंट था शायद। तो वो ये है कि उसने मेरे को कहा कि तभी वो किसी बैंक में या किसी कंपनी में था, उनका ओवर टाइम था, तो ओवर टाइम चलता रहता था। तो वो एक दिन उसका ओवर टाइम हो गया, और उसके ही ऑफिस में एक महिला थी जो शादीशुदा थी, उसके साथ काम कर रही थी। तो वो ऐसा होता था कि ओवर टाइम होने के बाद वो होटल में जाते थे, कुछ खाना खाते थे, और दिन चले जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ज्यादा ही लेट हो गया। वो जो आदमी था, उसने वो लड़की को, माने वो महिला को, जो शादीशुदा थी, ये बंदा शादीशुदा नहीं था, तो उसको घर छोड़ दिया। पूना में ही हुआ था ये। तो फिर घर छोड़ दिया, और फिर उसने, वो महिला ने उसको ऊपर बुलाया कॉफी पीने के लिए। तो फिर वो ऊपर गए, कॉफी भी पी हुई, और बातचीत कुछ उनके बीच में दिल की और मन की बातें हो गई। और फिर वो बोली, थोड़ी देर में मैं आ जाती हूँ। और वो अंदर जाके, ये सब उसका जो वर्णन है, ये खुल क्या, इसमें सच क्या है झूठ क्या है, मेरे को सच्ची पता नहीं, लेकिन दैट इज व्हाट ही टोल्ड मी। तो वो अंदर जाके, तभी उस समय की बात है, एक स्लीवलेस, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट मैक्सी पहन के बाहर आ गई। और फिर
और फिर उनमें कुछ चीजें हो गई और उन दोनों का सेक्स हो गया। हाँ हाँ और हाँ। और इसकी शादी तय हो चुकी थी 6 महीने के बाद। तो उसने फिर मेरे को, वो आदमी ने मेरे को बोला कि उसको वो लड़की के, महिला के साथ टेस्ट करना था कि शादी होने से पहले सब ठाक ठीक है, सब अच्छा अच्छा। है ना। तो दैट इज व्हाट द एक्सक्यूज एंड द रीजन व्हिच ही गेव मी। हाँ। और फिर उनके बीच में जो हुआ होगा, सब मन और शरीर की बातें वो हो गई। और फिर उसने बोला कि उसके बाद, वो इंसिडेंट्स के बाद, वो जो बंदा था उसका और 2-3 लड़कियों के, महिला के साथ संबंध हुआ। और ये जो पहली महिला थी जो उसके साथ काम कर रही थी, हाँ हाँ हाँ। उसके साथ संबंध रखते हुए उसका शीघ्र वीर्य पतन हो गया, माने प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। तो Equation। संभोग होने से पहले ही स्खलन हो जाना, बाहर आ जाना वीर्य। और बाकी के जो 2-3 उसने कॉन्टेक्ट, क्योंकि उसको वो क्या बोलते हैं, वो वासना उसकी स्टिमुलेट हो गई ना। हाँ तो हाँ। उसके बाद में शायद उसने 2-3 दूसरे महिलाओं के साथ संबंध रखे, और तभी उसको कुछ टेंशन आ गया और इरेक्शन का भी प्रॉब्लम आ गया, माने कमजोरी। अच्छा। तो शिश्न की या लिंग की जो कमजोरी रहती है, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स, ये वो मेरे साथ आया, उसने मेरे को ये सब चीजें बताई। और मेरे को पता नहीं कि मेरी तरफ देख के, मेरे चेहरे की तरफ देख के शायद लोगों को ऐसा लगता है कि इस डॉक्टर के साथ मैं कुछ खुल के बोल सकूंगा। मेरी जो दबाई हुई चीजें मेरे दिल के अंदर है, कैथारसिस, वेंटिलेशन, इमोशनल वेंटिलेशन जिसे कहते हैं कि भावना बाहर लाना जुबान पे, वो मैं कर सकूंगा, ये शायद ऐसा लगता है। थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि पेशेंट को लगना करेक्ट। चाहिए कि डॉक्टर से वार्तालाप करते समय कि मैं इस डॉक्टर के साथ कंफर्टेबली बातचीत कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस आना उसके मन में बहुत जरूरी जरूरी है। वो हम भी पैदा करते हैं, लेकिन शायद वो लगता होगा मेरे साथ बातचीत करते हुए। और वो भी है। और तभी ये जो बोला कि मेरे को इरेक्शन और इजैकुलेशन प्रॉब्लम है, तो मैंने उसके ऊपर पढ़ाई करना, ज्यादा ज्यादा सीखना शुरू किया। और फिर वो सब जिसे कहते हैं कि आप पढ़ते हो, आपको ज्यादा पता रहता है, मेडिसिन में कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना पड़ता है, तो आप अच्छी तरह से अप्लाई करते हो, पेशेंट को उसका गुण मिलता है, पेशेंट अच्छा हो जाता है, तो ज्यादा पेशेंट आते हैं। तो फिर ऐसी धीरे 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 लास्ट 27 ईयर, 27 साल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये बढ़ गया। और ओके। दूसरी बात, बचपन से और स्पेशली फ्रॉम माय इंटर्नशिप डेज 90s से मेरे को साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही रुचि है, मन के ओके। बारे में, और मन का जो शास्त्र रहता है, साइकेट्री एंड साइकोलॉजी। और मेरा ऐसा कहना और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि और लैंगिकता मन और लैंगिकता, ये दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। माने ये जो हमारा कॉइन रहता है, उसके एक बाजू और दूसरी बाजू। माने जब तक आपको सेक्सुअलिटी या लैंगिकता अच्छी तरह से आदमी और औरत की, माने इंसान की समझती नहीं है, तब तक आपको पूरी तरह से मन समझता नहीं है। और जब तक मन पूरी तरह से समझता नहीं है, तब तक सेक्सुअलिटी या लैंगिकता समझती नहीं है। तो मेरे को मन क्या और सेक्सुअलिटी का दोनों की रुचि थी, तो दोनों की पढ़ाई हो गई साथ साथ, और उसका फायदा मेरे को मेरे प्रैक्टिस में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बट यानी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जैसे जो रेलवे स्टेशन पे वगैरह किताबें मिलती है, उसमें जो स्टोरीज होती है, वैसी हाँ स्टोरी आपने पढ़ के वो हाँ किताबों से ध्यान हटा के साइंटिफिक ज्ञान लोगों तक पहुंचाने का जो काम आप कर रहे हैं, इसके बारे या में डेफिनेटली अपन आगे बात करेंगे। लेकिन उससे हाँ पहले डॉक्टर, मैं एक पूछना चाहूंगा आपसे कि हाँ आप अभी जैसे बोल रहे हो कि लैंगिकता और मानसिक साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये एक हम्म ही कॉइन के दो साइड्स है। तो हम्म ह्यूमन जो सेक्सुअलिटी है हम्म, वो इतनी अलग क्यों या इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि बाकी हाँ के जो एनिमल्स होते हैं, बाकी के जो जानवर होते हैं, और इंसान भी एक जानवर था पहले, फिर इवॉल्व हो गए हम लोग। बराबर, एकदम सो बराबर। बाकी सारे जानवरों में सेक्स ये बस रिप्रोडक्शन का एक जरिया है, एक करेक्ट टूल है रिप्रोडक्शन का। तो करेक्ट। इंसानों में ये सेक्सुअलिटी इतनी मैटर क्यों करती है? हाँ, तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि दिस इज वेरी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मैं अप्रिशिएट आपको नचिकेत करता हूँ कि आप आपका ये बहुत क्या बोलते हैं, आपका ये जो फीचर है मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप जिसका इंटरव्यू लेते हो उसके बारे में, वो सब्जेक्ट के बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी लेते हो और उसके ऊपर ध्यान देके कुछ सोचते हो, कुछ दिमाग लगाते हो, और इसके वजह से ये आप अच्छी तरह से सवाल कर सकते हो। तो पहला आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि थैंक आप यू, ऐसे थैंक सोच यू। के सवाल करते पूछते हैं। सो दैट्स रियली नाइस पार्ट ऑफ द थिंग। अभी प्रश्न के ऊपर अगर आना है तो मैं कहूंगा कि ये आपका बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन है, नंबर एक। दूसरी बात यह है इसमें कि हम जानवर, हमारे इसमें जानवर है, मैंने जानवरों में इंसान नहीं है लेकिन इंसान में जानवर है। तो हाँ, 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 हाँ। तो लोग जब सेक्स करते हैं तो हुँ, काफी बार अभी ये देखता हूं मैं कि लोग जानवरों की तरह ही सेक्स करते हैं। हाँ, माने ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इसका, क्योंकि जिसे कहते हैं ना सेक्सोलॉजी में, दैट सेक्स इज नॉट जस्ट फॉर क्रिएशन और प्रोक्रिएशन बट आल्सो फॉर रिक्रिएशन। ओके, हुँ, हुँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात ऐसी है, इसका अगर सवाल देना माने ये मैं चाहता हूँ थोड़ा विस्तृत स्वरूप से, तो वो बिल्कुल, यह है बिल्कुल। कि इंसान और जानवरों में ना, हम जो कुछ भी इस जिंदगी में करते हैं, अगर आप अच्छी तरह से सोचे तो हम हमारी जो दर्द है या हमारा जो दुख है, चाहे वो शारीरिक हो या चाहे मानसिक हो या चाहे किसी भी प्रकार का हो, सामाजिक हो, वो हम कम करते हैं। और दूसरी बात, जो हमारा जो प्लेजर सेंसेशन है, माने जो अच्छा जिसे लगता है, तो वो हम बढ़ाते हैं जिंदगी में। बरोबर। हमारे शरीर का सुख, हमारे मन का सुख, हमारे रिलेशनशिप का हो, कुछ भी हो, हाँ, जो जो कुछ भी हो, तो हम ये करते हैं, बराबर कि नहीं? तो अभी कोरोना का ये चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, दर्द कम करना चाहते हैं और सुख बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी क्या कोरोना बराबर। का प्रॉब्लम हो गया, तो सुख भी कम हो गया है ना, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऑब्वियसली। लेकिन हमको जिंदा रहना है, इसके वास्ते हमने कुछ राइट। सुख कम किए हैं। तो सब, हाँ, तो कमिंग टू द पॉइंट, आदमी माने इंसान और जानवरों में ये दोनों है, सेंसेशन जिसे कहते हैं, संवेदना। तो पहली बात यह है कि सेक्स संवेदना के लिए भी किया जाता है। सेक्स कैन बी अ पेनफुल सेक्स एंड प्लेजरेबल सेक्स ऑल्सो। ओके। ओके, यस। दूसरी बात यह है कि आपके जो माने मलमूत्र विसर्जन जिसे कहते हैं, और जो हम खाते हैं या शेल्टर लेते हैं, ये तो सब पहली, क्या बोलते हैं, बेसिक ये नीड्स है। जरूरत की बेसिक थिंग्स है। हाँ, तो वो जैसी सेक्स भी एक प्रकार की बेसिक नीड है, जानवरों की भी और ओके, इंसान की भी है। फिलहाल ओके। दोनों भी, जानवर और इंसान ने सेक्स नहीं किया तो भी जिंदा तो हुँ, दोनों रह सकते हैं। हाँ, लेकिन बरोबर। अगर हमारी जो स्पीशीज है, माने जो प्रजाति है, माने इंसान स्पीशीज और जानवरों की, वो अगर इस भूमंडल पे या इस पृथ्वी के ऊपर अगर जारी रखनी है, हमको हुँ, चालू रखनी है, तो उसके लिए सेक्स आवश्यक है, बराबर। और बराबर। फिर दूसरी उसकी ये जो क्या बोलते हैं कि बात है, जिसे सेक्स, डूइंग सेक्स एट परसेप्शन लेवल। तो ये हुँ, जानवर सिर्फ ये सोचता नहीं है, बराबर, हुँ, कि ये सेक्स अच्छा है या बुरा है। ये जो सोच है, ये जो विचार है, बराबर, हुँ, हुँ। ये जानवरों में रहती नहीं है, ये इंसानों में रहती है। जो कुछ भी सेक्सुअल ओके। बिहेवियर है, वो अच्छा है या बुरा है, वो एथिकल है या अनएथिकल है, वो मॉरल है या इमोरल है, तो या कंसेप्ट लेवल के ऊपर इसका काम, जिसे हम कंसेप्ट कहते हैं, माने विचार या बुद्धि जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी वो सेक्स जाता है। तो ओके। तो इसलिए वो सिर्फ रिप्रोडक्शन करने के लिए इंसान सेक्स नहीं करता। तो हुँ, सेक्स हुँ, करने के इंटेंशंस अलग-अलग हो जाते हैं हर एक के। तो इसके बारे में मैं कहूँगा, तो लोग क्यों सेक्स करते हैं? तो पहली बात ये है कि बच्चा छोटा रहता है ना, तो हुँ, हुँ, उसके पेरेंट्स गोद में उसे लेते हैं और हुँ, उसे बड़ी प्यार से उसे स्पर्श करते हैं, उसका एक चुम्बन लेते हैं ऊपर से नीचे तक। तो तभी क्या हो जाता है, ये जो बच्चा है, ये बच्चे को, माने वो बोल तो नहीं सकता, उसकी जुबान तो तभी राइट। तभी तक शुरू नहीं होती, नन्हा-मुन्ना 3 साल से पहले का हुँ, बच्चा। लेकिन जभी-जभी उसके पेरेंट्स, उसके माताजी पिताजी उसे स्पर्श करते हैं अच्छी तरह से, तो उसे एक एक मैसेज मिल जाता है, एक संदेश मिल जाता है कि मैं किसी का तो भी हूँ और कोई तो भी मेरा है। माने जिसे ओके। बिलोंगिंगनेस कहते हैं।
और अगर आपने देखा कि तो शादी के बाद या किसी भी म्यूचुअली कंसेंटेड सेक्स कांटेक्ट में यही सब बातें होती रहती है कि एक दूसरे को हगिंग करना, एक दूसरे का चुम्बन लेना ऊपर से नीचे तक, बड़े प्यार से स्पर्श करना, तो वही बातें है। लेकिन फर्क इतना है कि पेरेंट्स और बच्चों में कोई भी सेक्सुअल इंटेंशन नहीं रहता, बराबर। हाँ, और उसमें पेरेंटिंग का इंटेंशन माने वो जो उद्देश्य या भावना रहती है। लेकिन जब मर्द और औरत जब सेक्स करते हैं तो उसमें सेक्स की भावना रहती है, लेकिन तभी भी उनको एक दूसरे को वो स्पर्श के जरिए एक दूसरे को मैसेज जाता है कि मैं इस माने ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ वगैरह वगैरह, या ये मेरा है और मैं किसी का तो भी हूँ। तो वो बिलोंगिंगनेस के लिए ये सब हम करते हैं। ओके, दूसरी बात उसमें ये है कि माने एक तो बिलोंगिंगनेस हो गया, एक तो नीड हो गई, बराबर। काफी बार सेक्स समाज में जो होता है तो उसके बहुत अलग 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 जैसे रंग रहते हैं, और रंग के छटा या शेड्स बोलते हैं ना हम, तो आपने एक 50 शेड्स ऑफ ग्रे नाम का एक सेक्स के ऊपर ही एक किताब है, वो सुनी होगी। फिलहाल मेरे बातचीत का उससे संबंध नहीं है, लेकिन वो शेड्स जो बोलते हैं, तो उसी भी ये सेक्स रखने के जो इंटेंशंस है, जो उद्देश्य है, उसके भी शेड्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल, कभी अभी जब अगर ये जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स रहते हैं या प्रोस्टिट्यूट्स रहते हैं, हाँ, गिगोलोज रहते हैं, मेल प्रोस्टिट्यूट्स कोई भी हो, तो वो सेक्स क्यों करते हैं? तो प्लेजर या पेन सवाल नहीं होता, तभी या पैसों के लिए, तो मनी। ओके, सो समटाइम्स इन ह्यूमन बीइंग्स सेक्स इज डन फॉर मनी। अभी वो गलत है या नहीं गलत है, वो पाप है या पुण्य है, इस चीज में हम जाने ही नहीं वाले, हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। ये बराबर, ये बराबर है, ये क्या, ये गलत है, ये बोलते ही नहीं है, टॉपिक नहीं है। यस, फिर बात ऐसी है कि तो सेक्स एंड मनी का संबंध रहता है। काफी बार ऐसा भी होता है कि हमारे क्लिनिक में कुछ लड़कियां आती है, वो हमसे कहती है कि उनको कभी भी जब वो छोटी थी तो पिताजी से प्यार नहीं मिला, और पिताजी ने मेरे को कभी भी गोद नहीं लिया और अच्छी तरह से ऐसा हगिंग या बड़े प्यार से ममता, माया, वात्सल्य जिसे कहते हैं, ये कुछ नहीं मिला। मेरे पिताजी से मेरी बातचीत ही नहीं होती, रादर पिताजी और मेरा झगड़ा है, हमारी दुश्मनी है। तो ये लड़कियां आगे जाके कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े मर्दों के साथ 40, 50, 60 प्लस, चाहे वो उनके रिश्तेदार में हो या चाहे ऑफिस में हो, उनके साथ सेक्स करती है, सेक्स के वास्ते नहीं, लेकिन पिताजी से जैसी वो जिसे गोद या मीठी जिसे कहते हैं ना, माने हगिंग, उसका एक अच्छा प्यारा सा फील मिलने के वास्ते, सिर्फ वो हगिंग के हग करने के वास्ते, माने झप्पी लेने के वास्ते, झप्पी देना और झप्पी लेना बोलते हैं ना, सिर्फ एक झप्पी के वास्ते वो सेक्स करते हैं आदमी को, तो उसे सेक्स बार्टर कहते हैं, माने सिर्फ स्पर्श के लिए वो सेक्स किया जाता है। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी बात यह है, कभी कभी ये पावर बड़े बड़े हिस्ट्री के किताबों में आपने पढ़ा होगा, और ये तो इसका हमको एविडेंस भी मिलता है इतिहास में, कि चाहे वो वॉर हो, चाहे वो किंगडम हो किसी, और पॉलिटिक्स हो, तो पॉलिटिक्स, पावर एंड सेक्स का भी बहुत संबंध रहता है। सो सेक्स का इस्तेमाल किया गया है कि कुछ क्या बोलते हैं, पावर गेम्स खेलने के, डोमिनेंस करने के वास्ते, या वो चाहे राजा हो या कोई भी बड़ा कंट्रोलिंग पोजीशन में, कोई पावर पोजीशन में हो, तो उसको वश करने के लिए, ऐसा अभी भी होता है, पहले भी होता था। ओके, तो सेक्स और पावर का भी संबंध रहता है, और मर्द और औरत में, माने हस्बैंड और वाइफ में भी कभी कभी सेक्स का इस्तेमाल पावर गेम्स के लिए किया जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है बहुत, लेकिन ये किया जाता है। माने से फॉर एग्जांपल, महिला
कहती है कि उसके मन में ऐसा ये रहता है कि मेरे मर्द ने मेरे को काफी कुछ चीजें लाके, से फॉर एग्जांपल गहने मेरे को अच्छे लगते हैं, तो उनमें ऐसा ये अनसेड सबकॉन्शियस कॉन्ट्रैक्ट या डील रहता है जो उनको भी पता नहीं रहता कि वो महिला सेक्स करने के लिए परमिशन देती है उसके खुद को हस्बैंड को विद एन इंटेंशन कि जितना मैं उसे सेक्स दूं उतना वो मेरे को गहने देगा या मेरे जो लाड़ प्यार जो है जो वो पूरा करेगा। हाँ, ये चाहिए वो चाहिए। तो इतना उसका गहरा ताल्लुक, इसीलिए मैंने पहले कहा कि जितना ये क्यों हो गया है। ये जो जानवर है ना, उनका जो मस्तिष्क माने मेंदु या ब्रेन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारा पूरा एनवायरनमेंट, पूरा मस्तिष्क, ब्रेन, रिलेशन, एवरीथिंग हैज बिकम कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड इसका मतलब नहीं कि वो गलत या बुरा, उस तरह से नहीं, मगर द फैक्ट। तो जितना हमारा मानसिकता और मन और सामाजिकता कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उतनी ही हमारी सेक्सुअल संबंध में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी नॉट माने जिसे कहते हैं कि ये सुलझाने के लिए डिफिकल्ट है, उस पॉइंट से मैं नहीं कह रहा हूं, उसकी जानकारी प्राप्त करने के वास्ते में कह रहा हूं। तो इसीलिए जो मैंने कहा कि जानवर, या आपने सवाल किया तो जानवर में सिर्फ रिप्रोडक्शन, लेकिन इंसान में बहुत कुछ अलग अलग प्रकार के सेक्स करने के पीछे इंटेंशंस रह सकते हैं। एक्चुअली देयर आर 50, मैंने उसका एक क्या बोलते हैं, छोटा सा एक रिसर्च भी किया है। तो कम से कम 50 प्रकार के इंटेंशंस सेक्स रखने के लिए और पाने के लिए रह सकते हैं। छोटे छोटे, ऑफकोर्स उसमें हमारे पास वक्त की पाबंदी है, इसलिए हम थोड़ा ही, जो मेन है कि पावर, मनी, सेक्स एंड वायलेंस आर ऑलवेज रिलेटेड टू ईच अदर, इजंट इट? yes of course. So just to summarize कि ग्रेटिफिकेशन के वास्ते, प्लेजर के वास्ते, रिप्रोडक्शन के वास्ते, लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए, मजा लाने के लिए, लाइफ में समाधान और आनंद बढ़ाने के लिए से लेकर यहाँ तक, इतना पूरा उसका क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम रह सकता है सेक्स रखने की इंटेंशन का। यस, सो डॉक्टर, ऑफ कोर्स इतने सारे इंटेंशन के साथ सेक्स हो सकता है और होता है एज अ फैक्ट। वो आपने जैसे बताया कि वो सही है या गलत है ये हम लोग अभी बोल नहीं सकते, बट दैट इज अ फैक्ट कि होता है। सो ये सब होता है हमारे समाज में, बट फिर एक्चुअली एज अ कपल में हेल्दी सेक्स लाइफ का मतलब क्या होता है? किस तरह का सेक्स एक्चुअल में होना चाहिए, और वो कितने प्रतिशत लोगों में होता है और कितने में नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो उसकी क्या वजह होती है? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। तो हेल्दी सेक्स लाइफ का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आपने देखा, माने मैरिज से शुरू करेंगे, शादी तो फिलहाल क्या है एक्चुअली, अगर हमने देखा, माने मितवा तो मिल जाता है। मितवा यानी जिसे मित्र, तत्वज्ञ और मराठी में वाटाड्या कहते हैं, माने फ्रेंड और कंपेनियन जिसे कहते हैं। तो मितवा, शादी में एक मितवा मिलता है, वाइफ या हस्बैंड, ये मितवा रहती है। तो ये छोड़ के, ओके, सेक्स ये, आई एम सॉरी, मैरिज ये सेक्स का लाइसेंस है। तो अगर शादी की मैंने लाइसेंस लिया लेकिन सेक्स एंजॉय ही नहीं किया तो क्या फायदा? माने आपने जैसे गाड़ी खरीदी, उसका लाइसेंस लिया ड्राइविंग का, और गाड़ी गैरेज में ही पड़ी है और चढ़ रही है, और उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, रस्टिंग हो रहा है, तो क्या फायदा? तो उसी की तरह है। और जैसे मैंने कहा कि स्पर्श अल्टीमेटली सेक्स है, माने क्या है, तो स्पर्श है। तो स्किन ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है ना, और इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट का हमारा महत्व, क्योंकि स्किन माने टच और टच माने सेक्स, इंटीमेसी, बराबर। तो ये स्पर्श के वजह से ही सेक्स है, माने क्या है, तो एक बहुत ही डीप लेवल का, गहरे लेवल का, परिपूर्ण ऐसा एक प्रकार का स्पर्श है। तो वो स्पर्श आ गया तो इंटीमेसी आ गई, शरीर की इंटीमेसी आ गई, तो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, और फिर मन की इंटीमेसी आ जाती है। तो और वो मन की जो दो मन का मिलन हो गया,
तो फिर ये जो हमारा मैरिज माने मैरिटल लाइफ जो है, जिसे संसार ऐसा कहते हैं ना, तो हमारे मैरिड लाइफ, तो वो अच्छा हो जाता है। और फिर मैरिड लाइफ में जब अगर कि हस्बैंड और वाइफ के वैल्यूज सिस्टम जिसे कहते हैं, वो वैल्यूज अगर मैच हो गए, और वो जैसे मैंने बोला कि वो एक दूसरे में कम्युनिकेशन है, अच्छी तरह से संवाद है, वो फ्रेंड्स है एक दूसरे से, एक दूसरे को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देते हैं, तो ये सब चीजें जो होती है मैरिड लाइफ में, तो उसका उसका असर सेक्स के ऊपर होता है। माने जब बेड लाइफ अच्छा होगा तो सेक्स लाइफ अच्छा होगा, और जो सेक्स लाइफ अच्छा होगा तो बेड लाइफ अच्छा होगा। और इन दोनों में कंपैटिबिलिटी होना एक दूसरों की बहुत ही जरूरी है। और हेल्दी सेक्स लाइफ चाहिए माने क्या है कि पहली बार सबसे पहले कि दोनों का सेक्स एजुकेशन, प्री मैरिटल सेक्स एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। दोनों का एक्चुअली प्री मैरिटल काउंसलिंग होना जरूरी है। ये दोनों चीजें अगर उन्होंने, जो हम हमारे क्लिनिक में करते हैं फिलहाल, तो उनके मन में जो मिथ्या जो सवाल है, बराबर, जो गलत फहमियां है और गलत इंफॉर्मेशन है सेक्स के बारे में, जिसके वजह से वो एक दूसरे के साथ पूरी दिल के साथ, लगाव के साथ, लगन के साथ सेक्स नहीं एंजॉय कर सकते, वो मन से क्लियर होना, वो हटाना, वो बहुत जरूरी है। तो सेक्स एजुकेशन का महत्व बहुत है इसमें, प्री मैरिटल और ये सब। और उसके बाद में आपको प्यार, लोगों को ये भी पता नहीं रहता कि प्यार कैसे करना है। मेरा प्यार हो गया, तो जिसे कहते हैं ना, दैट लव शुड नॉट बी जस्ट इमोशन, बट लव शुड बी वर्ब। वर्ब माने प्यार करते हो तो वो एक्शन होनी चाहिए उसमें। तो माने एक्शन माने मदद करना, वहां से लेके एक दूसरे को प्यार से झप्पी देना, यहाँ तो कुछ भी एक्शन हो सकती है। तो ये भी लोगों को पता नहीं चलता, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि अगर कोई, इसलिए फिर क्या जरूरी है, और कि सेक्स के बारे में कोई भी हो, माने हस्बैंड वाइफ हो या माताजी पिताजी या बच्चे हो, इनके बारे में पूरा ही खुली तरह से, अच्छी तरह से, हाँ, एक संवाद होना बहुत जरूरी है। एक प्रकार का वार्तालाप होना बहुत जरूरी है, और दोनों में, हस्बैंड वाइफ और उसमें। तीसरी बात यह है कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया, से फॉर एग्जांपल इरेक्शन प्रॉब्लम, जैसे हमने कहा, इजैकुलेशन, या कभी कभी हमारे पास कपल आते हैं 2 साल 4 साल 6 8 10 साल हो गए, लेकिन संभोग ही नहीं हुआ है मैरिज होने के बाद, मैरिज विदाउट मैरिज, जिसे नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज कहते हैं। तो वो देखना, वो ऐसा कोई भी उनको प्रॉब्लम आ गया, या संभोग करते समय दर्द हो रहा है, तो तुरंत फैमिली फिजिशियन के पास रिपोर्ट करना, हमारी तरह जो सेक्सोलॉजिस्ट रहते हैं उनको जाना, उनका सुझाव लेना, उनसे ट्रीटमेंट लेना, यह बहुत जरूरी है। तो जैसे कहते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन किया है कि व्हाट इज बेसिकली हेल्थ, ओके, एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ। सो हेल्थ इज नॉट जस्ट एन absence of disease or infirmity, but it is a continuous dynamic state of well-being, of physical, mental, spiritual, social and sexual well-being. तो WHO के इसमें शायद सेक्सुअल ये वर्ड नहीं है, लेकिन मैं उसी के डेफिनेशन हेल्थ को, जो आपने हेल्थ कहा है, तो इसको लगा रहा हूं। तो सिर्फ सेक्स के माने विकार का अभाव है, या सेक्स डिसऑर्डर नहीं है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, इसका मतलब सेक्स की हेल्थ अच्छी है, ऐसा नहीं। सेक्स का हाइजीन भी होना चाहिए, आपकी बॉडी फिट रहनी चाहिए। ओवरऑल फिटनेस अगर आपने बढ़ाया तो सेक्स का फिटनेस बढ़ जाता है। अगर ओबेसिटी हो गई, माने एकदम वजन बढ़ गया, तो उसका असर सेक्स के ऊपर होता है, क्योंकि सेक्सुअल फंक्शन और सेक्सुअल इच्छा, डिजायर उससे कम हो जाती है, बराबर। तो उसमें फिजिकल फिटनेस आ गया, मन का फिटनेस बहुत जरूरी है। काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन लाइफ में है, इसकी वजह यह है कि उनको जो लैंगिक सुख मिलना चाहिए उनके पार्टनर से, वो नहीं मिल रहा, तो उसके वजह से उनको टेंशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के बारे रहता है, लेकिन उसके जड़ जो रहते हैं वो
सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन में रहता है। तो ओ इतना तरह उसका ये जा सकता है। और कनेक्टेड है सब जो। बहुत बहुत उसका संबंध बहुत है, गहरा ताल्लुक है। तो ये जो फिजिकल, फिर जैसे कहा मेंटल, स्पिरिचुअल, ओके, ये भी अच्छा है ना कि हवस के लिए सेक्स नहीं करना चाहिए। सिर्फ हवस है, सिर्फ वासना है, तो उसमें जो कोमलता है, जो जिसे हम रस निष्पत्ति कहते हैं, उसमें जो अद्भुतता है, उसमें जो सुंदरता है, ओके, उसमें जो एक कोमलता है, वो बरकरार रखनी चाहिए। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअल, ओके। और फिर जो जो आया कि फाइनली स्टेट ऑफ वेलबींग, माने मैं क्या सक्षम हूं, और शेम जिसे कहते हैं, मैं कुशल हूं तो सेक्स के बारे में। तो ये जब सब होगा तो उसे हम कहते हैं कि है ये हेल्दी लाइफ। और उससे क्या होने वाला है अल्टीमेटली? हेल्दी सेक्स लाइफ का महत्व ये है कि हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, रिलेशंस और इंटीमेसी अच्छी हो जाती है, जिसके वजह से मोटिवेशन होता है, जिसके वजह से एक ओवरऑल लाइफ में आनंद मिलता है, एक समाधान जिसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अच्छा, और अगर दोनों के हस्बैंड वाइफ या दोनों पार्टनर, चाहे वो लिव इन में हो, हिटेरोसेक्सुअल हो, होमोसेक्सुअल हो, कौन से भी पार्टनर हो, गे मैरिजेस हो, लेस्बियन मैरिजेस हो, कोई भी हो, उनमें अगर वो अच्छा उनका कांटेक्ट है तो उसका असर उनके फैमिली के ऊपर अच्छा जाता है। क्योंकि अगर सेक्स के वजह से या मेंटल कुछ प्रॉब्लम के वजह से हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते रहे, तो उसका निगेटिव इफेक्ट पूरे फैमिली के ऊपर हो जाता है। तो इसलिए पूरा पूरा हमारा इसे कहते हैं ना, इसे सेक्स इज लाइफ एंड लाइफ इज सेक्स। और जिसे हम कहते हैं नो सेक्स, एनो नो सेक्स, नो पीस, एनो, एंड नो सेक्स, KNOW। तो नो सेक्स तो फिर नो पीस, KNOW पीस। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो सेक्स को जानिए और शांति बनाइए। यस, सेक्स को जानिए और शांति रखिए। रियली सेक्स इज सेक्सी। सेक्स बहुत सेक्सी होता है, ये काफी लोगों को पता ही नहीं रहता। और सेक्स को सेक्सी कैसे बनाना, ये भी नहीं पता होता। तो ये करना जरूरी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर, ये किस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं या किस टाइप का इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं रहता है कि सेक्स को सेक्सी कैसे बनाए, या सेक्स ये इतनी अच्छी चीज, जैसे आपने बताया कि इंटीमेसी, इसके लिए सेक्स जरूरी है, या फिर दो हस्बैंड एंड वाइफ का जब सेक्सुअली दे आर हैप्पी तब वो उनके मन भी एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। तो ये क्यों नहीं होता है? बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आती है? हाँ, तो अभी बात यह है कि अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये पूरे इसमें, कि जो जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अभी थोड़ी ये जानकारी में अभी ये जरूर यहाँ दूंगा, क्योंकि ये कनेक्ट अभी एक थोड़ा सा हमारा वार्तालाप हो गया। 27 इयर्स में जो हमारे पास केसेस आए, क्लिनिकल केसेस, ओके, बहुत केसेस आए, तो उसमें उसका वर्गीकरण जिसे क्लासिफिकेशन है, तो वो मैं ये कहूंगा, एक तो मेल प्रॉब्लम्स पुरुषों के रहते हैं, हाँ? दूसरे है महिलाओं की समस्याएं, और तीसरे है LGBTQAI की समस्याएं, माने लेस्बियनिज्म, बाइसेक्सुअल, गे, होमोसेक्सुअल्स वगैरह, एसेक्सुअल, ये जो पूरा जो है LGBT, ट्रांससेक्सुअल, इनडेफिनेट, ये एंड एसेक्सुअल, ये पूरा LGBTQIA। तो ये 3 प्रकार हो गए। दूसरी बात यह है कि मेल्स में कॉमन ये जो चीजें हैं वो इरेक्शन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, इजैकुलेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, और जिसे वीर्य का स्खलन जिसे कहते हैं इजैकुलेशन, माने कभी कभी इजैकुलेशन आता ही नहीं है, कभी कभी अराउजल प्रॉब्लम्स रहते हैं, माने लड़की के बारे में या महिला के बारे में सेक्स की फीलिंग्स ही नहीं रहते, ओके। और ये हो गए पुरुषों के प्रॉब्लम्स। लेकिन क्या हुआ है पूरे अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, और इवन हमारे देश में सेक्स के बारे में ही बहुत सेक्सिस्ट जिसे कहते हैं, जेंडर ओरिएंटेड, तो बहुत मेल ओरिएंटेड डेफिनेशन है, माने उसकी सोच बदलनी चाहिए। तो सोच बदलो, सेक्स भी बदलेगा, दुनिया भी बदलेगी, सब बदलेगा, हम भी बदलेंगे, और ज्यादा हैप्पीनेस आ जाएगा। तो उसमें सोच क्या रहती है कि सेक्स क्या है, कि वो
दोनों माने एक मर्द और एक औरत बेड के ऊपर ऊपर जाके उन्होंने संभोग किया, बस इतना ही मन में रहता है। ओके, तो इससे बाहर आना चाहिए। उतना ही सेक्स नहीं है, सेक्स उससे बहुत बड़ा है। ओके, दूसरी बात यह है कि सेक्स प्रॉब्लम के बारे में भी लोगों की कैसी सोच है कि बाबा इरेक्शन हो गया, इजैकुलेशन हो गया तो खत्म हो गया सेक्स, माने ये बहुत ही मर्दानी या मेल ये हो गया, तो फिर वुमेन का क्या? तो विमेन प्रॉब्लम्स काफी बार ऐसा आते हैं कि विमेन को ये जो लॉस ऑफ लिबिडो या अराउजल है कि उनको इच्छा ही नहीं होती, डिजायर ही नहीं रहता सेक्स करने का, ये ज्यादा महिलाओं में दिखता है। फिर उनके योनि मार्ग जो है वो रूखा सूखा रहना, वो उत्तेजित ना होना, उनको ऑर्गाज्म जिसे कहते हैं, तो माने वो संतोष या जो तृप्ति मिलने की जो भावना है वो नहीं रहती। फिर मैंने कहा वजाइनिस्मुस एंड डिस्पैरियूनिया नाम के प्रॉब्लम्स है, माने जब संभोग करने को जाते हैं और जब लिंग या शिश्न मर्द उनके योनि मार्ग में अंदर डालने की कोशिश करता है तो महिलाओं को बहुत डर महसूस होता है और बहुत पेन हो जाती है, उधर बहुत दर्द हो जाता है और वो पूरा उसका योनि मार्ग ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सली बंद हो जाता है और वो अलाउ ही नहीं करती मर्द को अंदर आने के लिए। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। या जैसे मैंने कहा डिस्पैरियूनिया माने संभोग करते वक्त बहुत ही दर्द होना, ओके, या कभी कभी उसके बाद में ब्लीडिंग होना, तो यह ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं। LGBTQAI लोगों को काफी बार उनका वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या आइडेंटिटी क्राइसिस है, उनको समझता नहीं है कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, मेरा रवैया माने जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो किस तरफ है, अगर है तो वो क्यों है, कारण कुछ भी हो तो फिर वो गलत है क्या, ये वो पाप है क्या। तो मन में ऐसे बहुत विचार आते हैं और उनका डायरेक्ट आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि उनको मैं कौन हूं फिर, एंड दैट इज वेरी ह्यूज। ओके, और उनके वो उसका पूरा असर उनके स्वमूल्य जिसे कहते हैं सेल्फ स्टीम के ऊपर जाके गिरता है। तो काफी बार LGBTQAI का लोगों का क्यों LGBTQAI है ये उनको बताना, फिर हम काउंसलिंग में वो करते हैं, फिर उनका आइडेंटिटी क्राइसिस और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पूरी तरह से निकाल देने का, हटा देने का, उनको उससे लिबरेट करने का। और काफी बार LGBT लोगों के फैमिली मेंबर्स को काउंसिल की जरूरत लगती है, क्योंकि उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं रहता, तो फिर उनको काउंसलिंग करना पड़ता है, राइट, और उसके बारे में जो अनेक मिथ्या है तो वो देखना पड़ता है। तो ये हो गया मेल फीमेल एंड जिसे कहते हैं LGBT। फिर अगर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा डॉक्टर यहाँ पे कि इससे रिलेटेड ही मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने अभी कहा कि उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है, उससे आप लिबरेट कर रहे हो, क्या इसका मतलब ये है कि उनको ये एक्सेप्ट करना सिखाया जाता है कि जो वो है वो उसको खुद को एक्सेप्ट करे और उनके फैमिली मेंबर्स को भी कि जो है उसको एक्सेप्ट करे, या फिर उसका मतलब ये होता है कि जो वो है कि जो उनको फीलिंग आ रही है वो गलत है? हाँ, तो इसका मतलब यह है कि उनका वो एक्सेप्टेंस जो है वो कैसा बढ़ाना चाहिए। अगर फीलिंग्स आ रही है तो फिर वो गलत है या सही है, अगर उनको क्यों गलत लग रही है, सही है तो क्यों सही है, बराबर। और ये करके एक्सेप्टेंस उनकी बढ़ाना, जो कुछ भी है वो बढ़ाना, क्योंकि सी फीलिंग्स कैन नॉट बी डिनाइड ना, कौन से भी फीलिंग्स है तो वो फीलिंग्स है, वो तो वस्तु स्थिति है, वो वास्तव है कि फीलिंग्स है। फिर वो बुरा है या गंदा है, द फैक्ट इन द फीलिंग, वो भी देखना पड़ता है। और वो फीलिंग एक ही काउंसलिंग में चला गया, ये सिर्फ बोल दिया चला गया ऐसा नहीं होता, वो धीरे 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 कम आती है, कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं उनके, और फिर वो एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ता है। तो ये कैसा है कि ये काउंसलिंग प्रोसेस में होता है, पूरा हिस्ट्री जानकारी उनकी लेनी पड़ती है, क्यों ऐसा हो रहा है, ओरिएंटेशन की वजह क्यों है, से फॉर एग्जांपल कि बहुत, क्योंकि उसकी वजह बहुत है, कभी कभी बायोलॉजिकल कॉज, कभी जेनेटिक कॉज, कभी हार्मोनल कॉज, कभी कॉम्बिनेशन, कभी सोशल कॉज, तो वो देख के वो बोलना पड़ता है। और एक्सेप्टेंस करना चाहिए, ये सभी जगह बोलते हैं। हम काउंसलिंग में एक्चुअली कैसा करना चाहिए, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज व्हाट यू हैव टू डू, इज ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट, ओके, बट हाउ दैट एक्सेप्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड, तो वो और उससे, और इधर सेक्स से ज्यादा मन का काउंसलिंग की जरूरत ज्यादा रहती है।
बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो सकेगा, अगर है तो ऐसा ही है। इट्स माने जिसे कहते हैं लकड़ी का लोहा नहीं बन सकेगा, उसी तरह। मगर अगर है लकड़ी लकड़ी है तो फिर, या लोहा लोहा है तो फिर वो क्यों है, और फिर वो उन्होंने एक्सेप्ट कैसा करना चाहिए, वो उस तभी मेंटल काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत रहती है रादर देन सेक्स काउंसलिंग। राइट। तो बाकी वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो एक्चुअल क्लिनिक में होता रहता है। ऑफ कोर्स, यस यस। सो डॉक्टर, इसके अलावा भी हम लोग जब मराठी में बात कर रहे थे, आपने 21st सेंचुरी में के नए जो इश्यूज है, जिसमें एक साइबर सेक्स भी हो गया, उसके बारे में भी बात किया था। सो क्या है ये एक्चुअली साइबर सेक्स होता क्या, और कितना कॉमन है आज की दुनिया में? हाँ, ये बोलता हूँ, लेकिन एक झट से मैं आपको एज रिलेटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कैसे वो बोल देता हूँ। तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें देयर इज समथिंग कॉल्ड चाइल्ड सेक्स अब्यूज कॉमन है। राइट, हाँ। वो एक है, मैं सिर्फ एन्यूमरेट करूंगा अभी प्रॉब्लम, ज्यादा उसके ऊपर बोलूंगा नहीं। फिर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, माने जो जिसे कहते हैं एडोलेसेंट आया, माने ये महावारी शुरू हो गई, ये जो क्रिया है, तो वो कभी कभी जल्दी हो जाता है, माने एट द एज ऑफ 5, 6, 7। ओके, फिर एक्चुअली एडोलेसेंट ग्रुप के प्रॉब्लम है 12-13 साल से लेके 21 साल के उम्र के जो लोग हैं उनका। फिर प्री मैरिटल, जैसे मैंने बोला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का काउंसलिंग है। फिर 40 से लेके 60 तक मेनापॉज जो होती है, रजोनिवृत्ति या महावारी बंद होना, उस समय बहुत साइकोसेक्सुअल चेंजेस रहते हैं। आजकल तो ये भी प्रूफ आने लगे हैं कि जैसे महिलाओं में मेनापॉज रहता है, वैसे मेन में एंड्रोपॉज रहता है। तो फिर उसकी ये बात है। फिर 40-50 के बाद, नॉटी 40 के बाद, माने 40 के बाद नॉटी 40 कैसा रखने का है, नॉटीनेस तो नहीं छोड़ना चाहिए, बराबर कि नहीं, और बरकरार कैसे रखना है सेक्स का, क्योंकि फिर वो कैसा होता है, मर्द और औरत को शादी के बाद 20, 30, 40 साल बाद हो गए तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है उनका सेक्स। तो वापस वो कैसे खिलाने का, उसमें रोमांस वापस कैसा भरने का, तो ये सब चीजें रहते हैं। और फिर जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और सीनियर सिटीजन के प्रॉब्लम है, तो उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो ये सब ऐसा पूरा लिस्ट हो गया। ओके, एज रिलेटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम। अभी आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया कि आजकल के टेक्नोलॉजी से का इसका कोई संबंध है क्या, तो बिल्कुल है। क्या अभी आजकल के जमाने में ये चैट बॉट्स है, फिर सोशल मीडिया है, डेटिंग साइट्स है, उसके भी बहुत साइकोसेक्सुअल साइड इफेक्ट्स है। फिर उसके बाद में थिंग्स लाइक लिबिडो, वाइब्रेटर, सेक्स टॉयज, तो वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके वजह से उनके जेनाइटल्स में या गुप्त भागों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस आ जाते हैं, वो भी बात है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड टेलेसेक्स। ओके, तो माने ये जो टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया है, उसका इस्तेमाल करने का, थिंग्स लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब टेक्नोलॉजी अभी इसमें घुस गई है। तो और इसी क्या बोलते हैं कि ये जो सब टेक्नोलॉजी के वजह से क्या हो रहा है कि एक्चुअल सेक्स का एक्ट जो है वो ज्यादा मशीन के साथ हो रहा है, या पोर्नोग्राफी अब बढ़ गया, माने आभासी जग जिसे कहते हैं। तो एक्चुअलिटी में, वास्तव में लोग सेक्स का मजा ही लूटने माने नहीं ले पा रहे हैं, या नहीं ले रहे, क्योंकि उनको एडिक्शन हो गया है, जैसे पॉर्न का एडिक्शन है। तो मेरे यहाँ काफी बार ऐसे अभी लास्ट 4-5 इयर्स में 2012 या 14 से लेके धीरे धीरे, और 2017 के बाद बहुत, और ये ऐसे पुरुष आते हैं कि गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, या किस माने उनकी जो कोई औरत हो, तो उसके वजह से उनको एक्साइटमेंट ही नहीं मिलता किसी भी प्रकार का। और वो कहते हैं ओनली जब वो पोर्नोग्राफी देखेंगे और हस्तमैथुन करेंगे, मास्टरबेशन, तभी ही उनका वीर्य पतन हो जाता है, और तभी ही उनको मजा आता है। और वाइफ के साथ, या विदाउट माने विदाउट द पोर्नोग्राफी सीइंग और विदाउट द गैजेट, they just cannot get the orgasm, or they just cannot get the ejaculation। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो नाता जो है इंसान का, वो कम हो जाता है।
उसमें इंसानियत और उसमें की जो इंटीमेसी है ये दोनों कम हो जाती है। और नाउ बिकॉज ऑफ दिस एंड द टेक्नोलॉजी और मीडिया, उसने तो हमारे क्या बोलते हैं कि जिंदगी के ऊपर और मन के ऊपर कब्जा किया ही है। अब ये तो अंदर ही घुस गया और उसने अभी हमारी लैंगिकता के ऊपर भी कब्जा किया है। तो इससे इससे दूर रहना चाहिए। अब सोशल मीडिया और सेक्स हो, ये क्या है, शास्त्र के ही, ये फाइनली टेक्नोलॉजी के ही प्रोडक्ट्स है। तो वो शाप है या वरदान है, ये सवाल हमें करना चाहिए। तो खामी माने किसी भी क्या बोलते हैं कि इसमें नहीं रहती ना, वो न्यूट्रल रहता है। ये सब टूल्स है। मैं काफी बार ऐसा ये देता हूँ कि एक क्या बोलते हैं उसे, नाइफ ले लो, चाकू जिसे कहते हैं, उससे किसी का खून भी कर सकते हैं और कार्डियोथोरेसिक सर्जन किसी की जान माने बाईपास ऑपरेशन करके किसी को जान दे भी सकता है। तो ये इंसान के ऊपर निर्भर है। तो वो जो माने वो जो टूल है, जो हथियार है, हाँ, वो न्यूट्रल है, बराबर। वो डिस्ट्रक्टिव भी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव भी नहीं है। आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। या माचिस से आपने आग लगाई तो आग की वजह से भगवान के सामने का दिया भी जलेगा, सिगरेट भी जलाई जा सकती है और किसी घर को भी जला दिया जा सकता है। तो अग्नि या माचिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो न्यूट्रल ही है। इंसान जो उसका उपयोग कर रहा है, उसका इंटेंशन कैसा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। उसी के प्रकार आजकल ये जो सब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, अभी रोबो सेक्स भी होने लगा है। कुछ लोग रोबो के साथ सेक्स कर रहे हैं। अब एआई घुस चुका है सेक्सुअलिटी में। तो ये बात है कि ये सब चीजें हैं, उनका हम कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करते हैं या डिस्ट्रक्टिवली, और वो उसका इस्तेमाल माने प्रोज एंड कॉन्स, उसका फायदे और उसके जो ये है लॉसेस है, ये दोनों रहते हैं। हमने वो जो लॉस है उससे बचाव करना चाहिए खुद का, और जो फायदे वो जरूर लेना चाहिए। डेफिनेटली आई वुड से कि पॉर्न के वजह से, पोर्नोग्राफी के वजह से सेक्सुअल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन भी, जानकारी भी मिलती है। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी एंड सच थिंग्स, ओके। मोस्ट ऑफ द पोर्नोग्राफी जिसे कहते हैं, उसका क्या बोलते हैं, वो कंटेंट अनहेल्दी या अनसाइंटिफिक रहता है, या उसमें कुछ रियल लाइफ और रियल लाइफ का डिफरेंस लोग नहीं कर सकते, और उसके वजह से एडिक्शंस भी बड़ा है। बट डेफिनेटली जो कुछ जानकारी भी उससे मिलती है, लेकिन उसका एडिक्शन होने की पावर वो मशीन्स में ज्यादा है, उससे दूर रहना बहुत जरूरी है। तो इंसान ने खुद के, जिसे कहते हैं कि विवेक जो रहता है ना मन में, क्या अच्छा है, कॉन्शियंस, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो तय करना बहुत 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 जरूरी है। और तो माने कैसा है आगे जाके क्या बोलते हैं, बीवी क्या बोलेगी कि मेरे मर्द का लफड़ा है, किसके साथ है, तो वो रोबो के साथ है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है, वो पोर्नोग्राफी के साथ उनका संबंध लफड़ा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विथ whom, विथ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, विथ द गैजेट्स एंड मशीन्स। तो क्या होने वाला है कि मशीन ही है जो हमें कंट्रोल करने वाला है। तो माने ये क्या हो गया, माने मशीन ह्यूमन बीइंग्स बन रहे हैं या ह्यूमन बीइंग्स मशीन बन रहे हैं, ये सवाल उठता है। सो people are not enjoying sex, they are doing sex with the mechanics and mechanically. यस, एंड डॉक्टर, एक सेक्स की एक और भी साइड है जिसको थोड़ा सा हम लोग डार्क साइड भी कह सकते हैं, थोड़ा सा इन द सेंस डार्क ही साइड है वो सेक्स की, कि जहाँ पे हम देखते हैं कि पेपर में पढ़ते हैं, सब जगह पे आता है कि 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, या फिर 60 साल की 70 साल की औरत के साथ बलात्कार होता है। तो ये रेप होना और ये सारी चीजें जो समाज में होती है, इसके क्या कारण है, और इसको रोकने के लिए किस तरह का अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है समाज में? या तो पहली बात यह है कि सबसे पहला कारण तो लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, जो एक्चुअली धीरे धीरे सभी बच्चों से लेके पूरे कॉलेज डेज तक अच्छा एजुकेशन साइंटिफिक देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब क्यूरियोसिटी रहती, अगर क्यूरियोसिटी अच्छी तरह से उसका शमन नहीं किया गया, तो फिर गलत तरीके से वो देखना शुरू हो जाता है। चाहे फिर वो
पॉर्न के खराब साइट्स हो या रेप हो, बराबर। दूसरी बात यह है कि यह जो वासना है, ये वासना के ऊपर इन लोगों का कंट्रोल नहीं रहता। तो और काफी बार जिसे कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, तो कुछ राइट। अच्छा जिंदगी में काम करने के लिए नहीं है, तो फिर मन बावला हो जाता है और बवाल हो जाता है। ओके। तीसरी बात यह है कि कुछ लोगों को जिसे कहते हैं कि मिजोगाइनी माने नफरत रहती है दूसरे जेंडर की तरफ, माने कुछ पुरुषों को महिलाओं की तरफ नफरत रहती है। कुछ इसके ऊपर मूवीज भी आ गए, पिक्चर भी बॉलीवुड में आ गए, तो जिसके वजह से आउट ऑफ वेंजेंस, आउट ऑफ डिस्ट्रक्शन, आउट ऑफ एग्रेशन वो रेप करते हैं। माने सेक्स की वासना को कंट्रोल ना कर पाना। ओके। तो वो तो है ही, लेकिन ये दूसरा कारण भी है कि वह कभी कभी वासना नहीं रहती, लेकिन पुरुषों को, महिलाओं को एक प्रकार का दर्द देने का ये एक प्रकार का ये इस्तेमाल करते हैं। और ये कुछ 3-4 चीजें हैं कि जिसके, और मैं ये भी कहूंगा कि शायद उनको कैसा है कि जिंदगी में अगर पहले से, बचपन से जो ये रेप और ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल मॉलेस्टेशंस करते हैं, तो काफी बार ऐसा उसकी जानकारी हमें मिलती है कि वो खुद एक बार विक्टिम रह चुके हैं। तो उनका रिहैबिलिटेशन माने मानसिक पुनरुत्थान करना, ये बहुत जरूरी है। जैसे ये मैं काफी बार ये एग्जांपल देता हूं कि जैसे कॉलेज हॉस्टल में रहता है ना, कि मेरे सीनियर्स ने मेरे को रैगिंग किया, इसलिए मैं मेरे जूनियर का रैगिंग करने वाला हूं। तो जब मैं छोटा था और या तो किसी ने मेरा सेक्सुअल मॉलेस्टेशन या हैरेसमेंट या रेप किया, तो जब मैं बड़ा होता हूं तो मैं किसी का जाकर करता हूं, समथिंग लाइक दैट। मैं मीन्स इंडिविजुअल या इंसान। ओके। तो ये रिहैबिलिटेशन एट द राइट टाइम होना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें वेंजेंस की भावना आ जाती है। वेंजेंस की भावना माने बदले की भावना, बदले की भावना, करेक्ट। तो बदले की भावना रहती है, तो ये भी होता है। और फिर कभी कभी जेनेटिक कॉजेस रहते हैं, देर आर सर्टन जेनेटिक सिंड्रोम्स। कभी कभी हमारे सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है खून में, वो बढ़ जाते हैं। तो वो ऑफ कोर्स वो वजह बहुत थोड़ी है। तो मेरे को कहना है कि जेनेटिक हार्मोन और बायोलॉजिकल कारण से लेके मानसिक और सामाजिक पूरी वजह है कि ये हो रहा है। तो इसलिए इसमें चाइल्ड का एजुकेशन करना, माने वो जो जब बच्चा छोटा रहता है 3 साल का, तब से संवाद करना और उसको जानकारी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं हमेशा ये सवाल पेरेंट्स को और टीचर्स को, गुरुजनों को करता हूं कि आपके स्टूडेंट या किड या चाइल्ड का सेक्स एब्यूज होने के बाद आप उससे सेक्स के बारे में वार्तालाप करोगे? माने जिसे कहते कि अभी प्यास लगी तो मैं कुआं खोलने चलो निकला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यास लगने से पहले ही हमें कुआं ढूंढ निकलना चाहिए, और वो है सेक्स एजुकेशन का कुआं, जिसमें भंडार, पानी का भंडार रहे और उसके बारे में सब जानकारी है। बिल्कुल। बट डॉक्टर, ये सेक्स एजुकेशन किस तरह से देना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? क्योंकि होता ऐसा है कि सेक्स एजुकेशन गवर्नमेंट तो कंपलसरी कर देती है, लेकिन वो जो टीचर होती है वो खुद ही ऑकवर्ड होती है अपने स्टूडेंट के साथ बात करने के लिए, या घर में माँ बाप ऑकवर्ड होते हैं अपने बच्चों के साथ बात करने के लिए, तो किस तरह से दिया जाए? करेक्ट। सो जैसे टॉकिंग एट नेशनल लेवल, जैसे डेनमार्क, कोपेनहेगन में सेक्सुअलिटी बहुत ही लिबरेटेड है, उनके गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छी तरह से, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में अच्छी तरह से लेजिस्लेशन पास हुआ है। तो हेल्दी सेक्स एजुकेशन का लेजिस्लेशन पास होना गवर्नमेंट में, और वो पूरी ग्रास रूट लेवल तक लेना बहुत जरूरी है। ये नंबर 1 माने एट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव लेवल्स। उसके लिए सोशियोलॉजिस्ट, हमारे जैसे डॉक्टर, सेक्सोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, ये सब मिलके उन्होंने ये फॉर्मुलेट करना चाहिए। अगर किसी सरकार ने मेरे को बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा फॉर्मुलेट करने कैसा करना है, बात नंबर 1। दूसरी बात नंबर यह है कि हमारे जैसे सेक्सोलॉजिस्ट, ओके,
क्लासरूम में, स्कूल में, कॉलेज में जाके ये इम्पार्ट कर सकते हैं। माने बट वो इम्पार्टिंग शुड बी फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक। ओके ओके। पहले फिर प्री मैरिटल काउंसलिंग तो मैंने कहा ही कि 12th कक्षा के बाद मैरिज होने तक एक्सपर्ट से काउंसलिंग लेके सेक्स एजुकेशन की जानकारी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बात जो आपने कही कि एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम करने से पहले जो स्कूल और कॉलेजेस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ट्रस्टीज है, उनका पहले प्रोग्राम लेना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में टीचर्स का, फिर उसके बाद में पेरेंट्स का, जिसके वजह से क्या होगा कि पेरेंट्स, टीचर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ट्रस्टीज ऑफ स्कूल एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, उनको पता चलेगा कि भाई सेक्सोलॉजिस्ट और उसकी टीम या डॉक्टर क्या लेने जा रहे हैं, और उनके मन में जो मिथ्या है वो भी, उसका भी क्लियर हो सकता है। और उनका ट्रेनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और रिसर्च सब्जेक्ट भी है, और वो ये है। और सबसे लास्ट और फाइनल बात ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, और चैरिटी बिगिंस एट होम, वैसा सेक्स एजुकेशन शुड बिगिन एट होम, घर में ही। हाँ, वो कैसे? तो जब बच्चा कोई भी 3 साल का हो जाता है, तो वो बोलना, वर्बलाइजेशन उसका शुरू हो जाता है, एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग। ओके, अलग अलग शब्द, अलग अलग मम्मा, पापा, दादा, ये जब शुरू हो जाता है, तो तभी से लेके पूरे उसके मैरिज तक और उसके बाद में भी पेरेंट्स, माताजी और पिताजी ने, चाहे उनका बच्चा लड़की हो या लड़का हो, ग्रैंड पेरेंट्स ने भी, नाना नानी, दादा दादी, सभी ने अच्छी तरह से सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में वार्तालाप करना बहुत जरूरी है। और ये वार्तालाप क्यों करना चाहिए, उसके फायदे कैसे हैं, उसके लॉसेस कैसे नहीं है, और जैसे मैं हमेशा हाउ के ऊपर स्ट्रेस करता हूँ। कुछ भी बच्चे पूछ सकते हैं कि जैसे मामा चम्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, माहवारी क्या है, पिताजी रेड लाइट एरिया माने क्या होता है, नाना जी नसबंदी माने क्या है, दादाजी कॉन्डोम क्या है, नानी जी इसकी माहवारी बंद हो गई माने क्या हो गया, दादी जी ये ओसी पिल्स रहती है इसका मतलब क्या है, या टीवी के ऊपर वो एड दिखा रहे हैं उसका सैनिटरी पैड्स का माने क्या रहता है। ऐसे कुछ भी सवाल उनका पूछने का हक है बच्चों को, और अगर हमने उनको जानकारी सही तरह से, सही टाइम पर, सही अच्छे इरादे से और चॉइस ऑफ वर्ड्स लेके नहीं दी तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए देना बहुत ही जरूरी है। और वो कैसे देना, यही मैंने जो एक पुस्तक लिखा है, ऑफकोर्स वो मराठी में है, वो मैं चाहता हूँ कि वो हिंदी और अंग्रेजी में लिखूं। उसका टॉपिक है हॅलो सेक्सुअलिटी, पाल्यांचे लैंगिक प्रशिक्षण पालकांसाठी रेडी रेकनर। इसका मतलब है कि वो रेडी रेकनर है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स के लिए, कि उन्होंने इसके बारे में वार्तालाप और संवाद सेक्स के बारे में और सेक्सुअलिटी के बारे में कैसे किया करे। और ये बहुत बहुत जरूरी है। और आज अजीब इत्तेफाक है, और मैं समझता हूँ वो बहुत ही अच्छा इत्तेफाक है कि आज 23 अप्रैल 2021 ये वर्ल्ड बुक डे है। और हम वर्ल्ड बुक डे के ऊपर मेरे इस किताब के बारे में ये थोड़ी सी मैंने ये शेयरिंग किया, तो बिल्कुल। ये किताब का लोग फायदा उठा सकते। तो ये सेक्स एजुकेशन should be there, it should become a lineage, it should become our culture, it should become our heritage। और ये भारतीय लोगों ने ये भूलना नहीं चाहिए कि एक्चुअली सेक्स एजुकेशन हमारे पूरा वेदास में भी था, ऑलरेडी अच्छी तरह से हिंदू धर्म में भी बताया गया था। काम सूत्र से लेके, वत्सायन से लेके, ये जो सब बड़े बड़े महात्मा थे उनके जो बुक्स है, और जैसे ये जो मंदिर है, जो शिल्प कला है, जैसे बेलूर, हड़ेबीड, अजंठा, एलोरा, इसमें सब है, उसमें पहले से सेक्स एजुकेशन होता था अच्छी तरह से। और बहुत ही उसका जिसे ब्यूटी और एस्थेटिकली सुंदरता के साथ उसका सुंदरता और कोमलता रख के होता था। तो ये ऑलरेडी था, बीच में सब हम देयर वाज अ लॉस, सो हमने ये वापस ये लाना बहुत जरूरी है। राइट। पहले तो मैं आपकी बुक के बारे में बोलूंगा कि मैं मेरे पर्सनल अनुभव से बता सकता हूँ कि ये बुक हर एक ने पढ़ना चाहिए, और डेफिनेटली हम सब श्रोताओं की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी आप हिंदी या इंग्लिश में लेके आइए, सो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
बहुत बिल्कुल बिल्कुल सुकून है। पहुंचे। या और उसका बहुत फायदा मुझको भी पर्सनल लाइफ में हुआ है। and क्या बात हम है। मैं भी, यस यस बिल्कुल सर। एंड सर, आपने एक बात और भी कही थी कि जिस घर में सेक्सुअल या सेक्स के बारे में ओपनली बातें होती है वो घर, आप बोल सकते हो कि हैप्पी फैमिली है, या ये यस। इसको आप ये कैसे कर सकते हो। सो या बिकॉज ये सब इंटीमेट बातें हैं ना, तो जितना इंटीमेट बातें यस, एकदम निरामय या एकदम मंगल और पवित्र भाव रख के हम कहेंगे बोलेंगे, उतना मंगल पवित्र ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यस डॉक्टर, अभी हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हाँ। एक वाक्य में आपको जवाब देना है। हम्म। सो एक किताब जो आपने पढ़ी है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिला हो और आप वो सजेस्ट करेंगे सबको पढ़ने के लिए। हाँ, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवे। यस। एंड अगर सेक्स सेक्स एजुकेशन के बारे में अगर कोई किताब रिकमेंड करना चाहेंगे, मराठी में तो आपकी किताब है ही है, हेलो सेक्सुअलिटी, बट हिंदी या इंग्लिश में आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। या सो प्रकाश कोठारी के जो वन ऑफ द ग्रेट फोरफादर्स ऑफ सेक्सुअलिटी है, तो उनकी जो सिंपल सेक्सुअल बुक व्हाट इज सेक्सुअलिटी या व्हाट इज सेक्स, ऐसा ही शायद कुछ टॉपिक है उसका, वो जरूर पढ़िए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने काफी सेक्सुअल क्वेश्चंस की जानकारी दी है। ओके ओके। डॉक्टर, आपके एक ऐसी डेली हैबिट जिसकी वजह से आपको फायदा हुआ है इतना सब करने के लिए। यस, रीडिंग। मैं हर रोज कम से कम आधा घंटा से लेके 1 घंटा कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ। तो ग्रेट। तो मस्तिष्क की फीस खाना है वो। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, ये लास्ट ईयर जो हमारा था 2020, अभी आज भी वही हालत चल रही है, लेकिन पूरा एक साल जो हमारा गया है 2020, इस साल की वजह से, इस कोरोना महामारी की वजह से हमको क्या सीख मिली है। हाँ, सीख ये मिली है कि ऐसे प्रकार के टाइम्स जिसे कहते हैं, वक्त आने आने वाला है या आता रहता है, सो अच्छी तरह से अडेप्ट होना बहुत जरूरी है डार्विन के सिद्धांत के अनुसार। और एडेप्टेशन अभी कैसा करोगे, तो ऑप्टिमिस्टिक रह के, क्या अभी जो है उसमें हम अच्छा क्या कर सकते हैं, तो उसकी बिल्कुल। पूरी लिस्ट बना दो, तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा क्या कर सकते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड फॉर एडेप्टेशन, सो हमें एडेप्ट होना चाहिए। जो ग्रेट। एडेप्ट हुआ वो बचा, जो डरा सो यस, मरा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक आखिरी सवाल अब पूछ रहा हूँ कि अगर आपको दूरदर्शन पे बुलाया जाता है रात को 8 बजे और देश को संबोधित करना है आपको और भाइयों और बहनों, और उसके बाद में 130 करोड़ देशवासियों को आप कुछ पॉजिटिव मैसेज आपको देना है, तो आप क्या कहेंगे। हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने कहा है। सेक्स के बारे में मैं ये पॉजिटिव सवाल करूंगा कि सेक्स एजुकेशन, इसकी भी खुराक माने वैक्सीन ले लो, और खुद के ही स्पाउस को ही सेक्स का टॉनिक बनाओ। खुद की ही स्पाउस सबसे अच्छा सुंदर सेक्स टॉनिक है, तो ये मैं बोलूंगा। और मन के बारे में मैं ये बोलूंगा कि खुद को अंडर एस्टिमेट मत किया करो। हमें बुद्धि माने इंटेलिजेंस सभी सभी को है, उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और कुछ न कुछ ये करो कि भारत ने या जिंदगी ने या शास्त्र ने हमें दिया है, मैं रिटर्न में क्या दे सकता हूँ। बिल्कुल। कुछ भी छोटा हो यस तो भी चलेगा। यस। सो डॉक्टर, आप यहाँ आए, हम सबसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। बहुत सी चीजें नई सीखने को मिली है, काफी सारे चीजों के बारे में जिसका अवेयरनेस नहीं था, वो अवेयरनेस थोड़ा सा तो भी जनरेट होने में हमको हेल्प हुआ है। एंड डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि श्रोतागण आपके यूट्यूब और फेसबुक पे और जानकारी लेने के लिए डेफिनेटली विजिट करेंगे, आपकी किताब भी पढ़ेंगे। श्योर। और आपको अगर किसी को कांटेक्ट करना हो कोई काउंसलिंग के लिए या इसके लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो ये मेरा जो दूरध्वनि क्रमांक है, वो मैं बोलता हूँ 9922773731। वापिस कहता हूँ 9922773731। उसके ऊपर अगर किसी ने भी मैसेज और उसका आइडेंटिटी करके भेज दिया, तो हमारा फ्रंट ऑफिस उनको
विद इन पीरियड ऑफ 3 to 7 days कांटेक्ट करेगा। ने भी ये जो हमने ये जो अभी का वार्तालाप किया वो मराठी में भी किया था, आपने सोचा है हिंदी में करना, तो ये बहुत ही अच्छा आपकी सोच है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक ये आपका पॉडकास्ट हिट हो जाए और हिंदी में भी सभी के लोग इसका आस्वाद ले सके, ये मैं आपको थैंक्स भी कहता हूँ और अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए कांग्रेट्स भी वापस देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे यकीन है डॉक्टर प्रसन्न नगद्रे के साथ ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एप्पल पॉडकास्ट या अदर पॉडकास्ट पे हमारे इस पॉडकास्ट को रेटिंग या रिव्यू दें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.mipodcaster.com। इस वेबसाइट के ऊपर ज़रूर विज़िट करके हमें आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जो मी पॉडकास्टर के नाम से है उसे भी आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।